ट्रांजिएंट रिस्पांस एनालिसिस ऑफ आरएल एंड आरसी सर्किट, जहां पे हम लोगों ने वोल्टेज करंट इक्वेशन कैसे ड्राइव करना है इन केस ऑफ सोर्स ड्रिवन और इन केस ऑफ सोर्स फ्री आरएल और आरसी सर्किट हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। नाउ इन दिस लेक्चर, जो कि बेसिकली इस यूनिट का लास्ट लेक्चर है, आई विल कवर ट्रांजिएंट रिस्पांस एनालिसिस ऑफ आरएलसी सर्किट। जी हाँ, आरएल और आरसी आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो अब आरएलसी पढ़ना थोड़ा इजी हो जाता है। और आरएलसी सर्किट के अंदर भी हम देखेंगे किस तरह से करंट इक्वेशन ड्राइव होती है। और यहाँ पे एक नई चीज आएगी आपके सामने, दैट इज कॉल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम के केस में रेस्पॉन्स कैसे आता है। लाइक सिस्टम अंडर डैम कैटेगरी है, ओवर डैम कैटेगरी है, क्रिटिकल डैम कैटेगरी है। तो इन सभी टाइप के सिस्टम में किस तरह से आपकी करंट इक्वेशन डेवलप होती है, क्या करंट इक्वेशन होती है, कैलकुलेट करने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन ट्रांजिएंट रिस्पांस एनालिसिस ऑफ RLC सर्किट। सो RLC सर्किट करंट इक्वेशन हम सबसे पहले देखने वाले हैं। तो बेसिकली सेम नेटवर्क आपके सामने है, अ वोल्टेज सोर्स विद अ स्विच कनेक्टेड विद द थ्री एलिमेंट। नाउ R is there, L is there and C is there, all the three elements are connected in series। सो यहां पे वही सेम नेटवर्क आपके सामने, अभी तक हमने या तो RL देखा है या R with C देखा है, बट नाउ बोथ एलिमेंट्स विद R is connected in your circuit now, राइट। अब सेम कॉन्सेप्ट, हमें तो एनालिसिस करनी है, और एनालिसिस करने के लिए हम क्या केसेस यूज करते हैं? टू केसेस, वन इज बिफोर स्विचिंग एंड आफ्टर स्विचिंग। तो अगर मैं बिफोर स्विचिंग की बात करूं तो बिफोर स्विचिंग किस लिए होता है? बिफोर स्विचिंग होता है टू कंप्यूट द इनिशियल कंडीशंस। अब अगर हम बिफोर स्विचिंग की बात करेंगे तो स्विच तो ओपन है। अगर स्विच ओपन है दैट मींस यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ? सर्किट ओपन है, दैट मींस देयर इज नो इनिशियल कंडीशन अक्रॉस दिस इंडक्टर। इंडक्टर के क्रॉस इनिशियल कंडीशन क्या होती है? करंट। तो देयर इज नो करंट अक्रॉस द इंडक्टर। और कैपेसिटर के क्रॉस क्या इनिशियल कंडीशन होती है? वोल्टेज। सो देयर इज नो इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। सो यही स्टेटमेंट यहां पे लिखा है सिंपल, बिफोर स्विचिंग स्विच is open, hence no initial current flows across inductor and therefore no initial voltage across capacitor। तो सिंपल सा रीजन, वही लॉजिक। केस नंबर 1, बिफोर स्विचिंग स्विच ओपन है, दैट्स व्हाई वी हैव कैलकुलेटेड इनिशियल कंडीशन एंड दे आर 0। अब सेकंड केस में आएंगे तो सेकंड केस क्या कहता है? सेकंड केस कहता है व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। जब केस नंबर 2 पे हम बात करेंगे, स्विच आपका क्लोज हो गया एट टाइम t इज इक्वल टू 0। सो नाउ द सर्किट लुक लाइक कि यहां पे आपका वोल्टेज सोर्स है जो कनेक्टेड हो गया किससे? आपका R, L एंड C के साथ। तो हियर इज द सर्किट आफ्टर स्विचिंग, जहां पे अब हमें IT को कैलकुलेट करना है। और IT कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत सिंपल सा, अगर मैं इसमें, क्योंकि इनिशियल कंडीशन तो है नहीं, तो अगर मैं इसमें वही KVL लगा अप्लाई करूंगा तो V माइनस IT इंटू R माइनस L के क्रॉस हमने वोल्टेज ड्रॉप क्या लिखा था? L इंटू DIT बाई DT। और C के क्रॉस क्या लिखते हैं? -1 बाय C इंटीग्रेशन ऑफ IT dt इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर KVL। अब जैसे ही मैं इसे लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट करूंगा, देयर इज नो इनिशियल कंडीशन, तो V का हो जाएगा V अपॉन S। और ये सारा का सारा टर्म अगर आप राइट हैंड साइड पे कर दो तो IS इन सब में कॉमन होगा। अब R के साथ क्या होगा? केवल IS। L के साथ क्या हमने पढ़ा? SL। और C के साथ क्या हो जाएगा? 1 अपॉन SC। तो अल्टीमेटली जो यहां से IS की वैल्यू फाइंड आउट होगी, IS इज इक्वल टू V अपॉन S डिवाइडेड बाय R प्लस SL प्लस 1 बाय SC। दिस इज द वैल्यू ऑफ I ऑफ S। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का मतलब कि हम एलसीएम लेंगे। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो बेसिकली नीचे एलसीएम क्या होगा? नीचे एलसीएम SC होगा। तो यहाँ पे S इंटू R, दैट मीन्स S इंटू RC प्लस S स्क्वायर LC प्लस 1। और ऊपर क्या है हमारे पास? ऊपर है हमारे पास V बाई S। तो अल्टीमेटली S से S कैंसिल आउट होगा, ये C कहां जाएगा? ये C ऊपर जाएगा। तो ये टर्म बनेगी आपकी VC, ऊपर बन गया। अब नीचे हम क्या करते हैं? नीचे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए इस बार यहां पे बन रही है बिकॉज यहां पे S स्क्वायर की टर्म है। तो डिनोमिनेटर टर्म में अगर S स्क्वायर यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब जिसमें दो रूट्स अवेलेबल है। अब तक हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं बनी थी, चाहे वो RL है चाहे वो RC है, राइट। बट यहां पे क्वाड्रेटिक है, तो S स्क्वायर के कोफिशिएंट को मैं यहां पे 1 करूंगा, तो मैं यहां पे LC को कॉमन लूंगा, S स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहां पे SRC अगर से LC से डिवाइड कर दे तो S का कोफिशिएंट बनता है R बाई L। और 1 के अपॉन में क्या आएगा? 1 के अपॉन में आएगा 1 बाई LC। तो अल्टीमेटली ये C से C कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये फाइनल इक्वेशन यानी कि जो IS हमने यहां पे लिखा था, दिस IS कैन बी रिटन एज V अपॉन L डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस R बाई L इंटू S प्लस 1 बाय SC। एंड देन सिंस दिस इज अ प्रूफ, राइट, हम एक डेरिवेशन कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन अब तक आपके दोनों साल के पेपर में रिपीटेड है इन योर 10 मार्क्स RLC सर्किट की एनालिसिस, राइट। सो RLC सर्किट बिफोर इनिशियल कंडीशंस आर 0, आफ्टर इनिशियल कंडीशन सर्किट को ड्रॉ किया, सेम इक्वेशन लिखी, उसके बाद मैंने यहाँ पे लाप्लास अप्लाई किया एंड आई हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ IS। अब यहां पे क्या है? यहां पे मैं आपको ये नहीं कहूंगा पार्शियल फ्रैक्शन कीजिए और इसके रूट्स हमें कैलकुलेट करने हैं, वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। सिंपली हमने यहां पे क्या माना? बिकॉज ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
right? This is a quadratic equation, so we have done that this is a quadratic equation and there are two roots over here, one is P1 and one is P2. So simply हमने यहाँ पे इस expression को convert कर दिया, IS is equal to V by L divided by S minus P1 into S minus P2, where P1 and P2 क्या है? P1 and P2 are the roots of the quadratic equation, राइट? और as per the धराचार्य फॉर्मूला रूट्स की वैल्यू हम क्या लिखते हैं? P1 P2 की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. सो वही सेम काम यहाँ पे किया, माइनस बी कौन सा कोफिशिएंट होगा? s का कोफिशिएंट होगा, तो दिस इज r बाई एल, तो यहाँ पे हो गया माइनस ऑफ r बाई एल प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ r बाई एल होल स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब a कौन है? a इज 1 और c कौन है? 1 बाई एल सी, तो यहाँ पे आपने 4 बाई एल सी हो गया डिवाइड बाई 2. सो बेसिकली ये आपका एज पर धराचार्य फॉर्मूला P1 P2 की वैल्यू है, जिसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लें कैसे, अगर ये 2 इसके अपॉन में चला जाए तो ये हो जाएगा माइनस r बाई 2l प्लस माइनस यहाँ पे जो 2 आएगा अगर हम उसे रूट के अंदर करेंगे तो क्या होगा? 4 होगा. 4 का मतलब ये हो गया r बाई 2l होल स्क्वायर और यहां से 4 कैंसिल आउट हो गया तो ये बन गया 1 बाई एल सी. तो बेसिकली जो अपॉन में 2 था इसे हमने ऊपर ही एडजस्ट कर दिया, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ P1 एंड P2 लाइक दिस, राइट? सो यहाँ पे कैलकुलेशन वैल्यू की नहीं हो रही है, यहाँ पे एक नॉर्मल एक जनरल डेरिवेशन आपके सामने हो रहा है, जहां पे हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि हमें आरएलसी सर्किट में मिली है जिसके रूट्स हमने P1 P2 सिलेक्ट कर लिए, तो उसके बाद यहाँ पे P1 P2 की वैल्यू क्या है. अब इस वैल्यू को और सिंप्लीफाई कर लिया एंड हियर इट इज लेट अल्फा और दिस फैक्टर इज कॉल्ड बीटा. सो अल्टीमेटली अगर P1 की आप वैल्यू देखेंगे तो एक फैक्टर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और P2 की आप वैल्यू देखेंगे तो फैक्टर हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा. सो हियर आई एम लेटिंग अल्फा इज इक्वल टू माइनस r बाई 2l एंड बीटा इज इक्वल टू दिस फंक्शन. सो P1 P2 में सामने आ गया, वन इज अल्फा प्लस बीटा एंड वन इज अल्फा माइनस बीटा, राइट? तो अगर मैं सिंपल IS वाले फॉर्मूले पे जाऊं, IS का फॉर्मूला क्या कहता है? IS का फंक्शन कहता है VL अपॉन V बाई L S माइनस P1 S माइनस P2. अब अगर मैं आपको इसका इनवर्स कहूं क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे IT फाइंड आउट करना है, सो IT कैसे आएगा? बाय डूइंग इनवर्स. और अगर हम इसका इनवर्स करते हैं तो अब यहाँ पे आपके सिंपल फैक्टर है A अपॉन S माइनस P1 प्लस B अपॉन S माइनस P2. Now we will calculate the value of A and B. So A and B की वैल्यू अगर मैं कहता हूं A and B की वैल्यू मैं C1 और C2 लेट कर देता हूं, उसके बाद इसका इनवर्स लाप्लास करूंगा तो अल्टीमेटली क्या बनेगा? C1 e टू द पावर P1t और C2 e टू द पावर P2t. सो बेसिकली जनरलाइज फॉर्म में ही IT को सॉल्व करके लिखा गया है कि IT इज इक्वल टू C1 e टू द पावर P1t प्लस C2 e टू द पावर P2t, राइट? हम यहाँ पे C1 C2 की वैल्यू क्या आ रही है उस पे नहीं जा रहे हैं कि लाइक S को हमने S इज इक्वल टू P1 रखा तो हम A की वैल्यू को कैलकुलेट करते, तो यहाँ वो काम नहीं कर रहे हैं बिकॉज दिस इज अ जनरलाइज्ड डेरिवेशन. सो IT इज इक्वल टू C1 e टू द पावर P1t प्लस C2 e टू द पावर P2t. दिस इज कॉल्ड द करंट इक्वेशन अक्रॉस RLC सर्किट, राइट? बट जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला कि यहाँ पे अब ये करंट इक्वेशन सिस्टम की कैटेगरी पे डिपेंड करती है. नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, वन इज कॉल्ड ओवरडैम्प्ड, अंडरडैम्प्ड एंड क्रिटिकली डैम्प्ड. सो अब इनका मतलब क्या है और ये करंट इक्वेशन उस केस में कैसे वेरी करने वाली है वो भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाना होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो सिस्टम यहाँ पे कंसीडर किया है दिस इज ओवरडैम्प्ड सिस्टम. नाउ व्हाट इज ओवरडैम्प्ड? अभी जो सिस्टम की कैटेगरी होती है ना, ये सिस्टम की कैटेगरी अगर मैं आपको यहाँ 3 ग्राफ शो करूं सब, जहां पर जो आपका वोल्टेज है या करंट फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट विल इंक्रीजिंग इन नेचर, राइट? इन दिस फॉर्म. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी साइनसॉइडली इंक्रीज कर रही है, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा? व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी तो वोल्टेज की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी. दैट इज कॉल्ड ओवरडैम्प्ड सिस्टम, राइट? वहीं पे अगर मैं इसे अपोजिट बनाऊं कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होते हुए और डिक्रीमेंट करते हुए एक फाइनल वैल्यू को अटेन करता है, इसे हम बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम. एंड व्हेन द ऑक्सिलेशंस आर कांस्टेंट, राइट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये जो क्वांटिटी कांस्टेंट ऑक्सिलेशन दे रही है इसको हम बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम. तो आरएलसी के अंदर बिकॉज एल और इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों ही लगे हैं तो इनकी वजह से आपके सिस्टम के अंदर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सिलेशन विल बी जनरेटेड, जिसके बेस पे हम सिस्टम को डिफाइन करते हैं. इट इज ओवरडैम्प्ड, अंडरडैम्प्ड और क्रिटिकली डैम्प्ड. बट यहाँ पे केवल आपको समझ बनानी है क्योंकि क्वेश्चन में जब आपको पूछा जाए अगर ओवरडैम्प के केस में क्या करंट फ्लो करेगा, अंडरडैम्प के केस में, सो उस टाइम पे आपको याद होना चाहिए. और माइट बी इन अ 2 मार्क्स क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप आपसे पूछा ऐसे कि व्हाट डू यू मीन बाय ओवरडैम्प, अंडरडैम्प एंड क्रिटिकली डैम्प. तो ये डायग्राम से आप ये इन तीनों को एक्सप्लेन कर सकते हो. दिस इज ओवरडैम्प, दिस इज अंडरडैम्प एंड दिस इज क्रिटिकली डैम्प. अब ये तो हो गया सिंपली कॉन्सेप्ट की बात. अब यहाँ पे कंडीशन भी है जिसके बेस पे ये जो हमने करंट कैलकुलेट किया है हम इस करंट की वैल्यू को डिफरेंट सिस्टम के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं.
तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे ओवर डैम्प कैटेगरी लिखी है, तो ओवर डैम्प सेज कि r/2l होल स्क्वायर विल ग्रेटर देन 1/LC। ये किसके रिस्पेक्ट में? ये बीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अगर आप देखोगे बीटा को हमने क्या लेट किया था, बीटा इज अंडर रूट ऑफ r/2l होल स्क्वायर माइनस 1/LC। तो एक कंडीशन क्या बनाई? एक कंडीशन बनाई व्हेन दिस r/2l इज ग्रेटर देन 1/LC, राइट? तो उस केस में बीटा कैसा होगा? उस केस में बीटा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं आपको कहूं दिस वैल्यू इज लेस देन 1/LC, तो इस केस में क्या हुआ? 1/LC बड़ा हो गया, 1/LC बड़ा हो गया, दैट मींस इस अंडर रूट के अंदर क्या वैल्यू बचेगी? नेगेटिव वैल्यू बचेगी। दैट मींस उस केस में बीटा कैसा हो जाएगा? आई बीटा, यानी कि इमेजिनरी हो जाएगा। और अगर मैं कहूं ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो उस केस में बीटा क्या हो जाएगा? उस केस में हमारा बीटा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे तीन कंडीशन इसी बीटा फैक्टर से हैं कि r/2l होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1/LC, लेस देन 1/LC और इक्वल टू 1/LC। वहीं से आपके तीन सिस्टम जनरेट होते हैं। फर्स्ट वन जो हमने ओवरडैम्प कैटेगरी लिखी है, इसके अंदर आपका ग्रेटर देन LC है। ग्रेटर देन LC है तो क्या होगा? तो हमारा बीटा पॉजिटिव हो जाएगा। और दो रूट जो हमारे पास है P1 P2 वो कैसे हैं? P1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा। क्योंकि बीटा पॉजिटिव है तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। वो कैसी वैल्यू होंगी? वो रियल वैल्यू होंगी। बट दोनों ही फैक्टर अनइक्वल होंगे, बिकॉज एक अल्फा प्लस बीटा है तो दूसरा अल्फा माइनस बीटा है। दैट मीन्स अगर मेरे पास इक्वेशन थी C1 e to the power P1t प्लस C2 e to the power P2t, इस केस में सॉल्यूशन यही रहने वाला है, बिकॉज बोथ फैक्टर्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पे P1 की वैल्यू आपने रख दी अल्फा प्लस बीटा, P2 की वैल्यू रख दी अल्फा माइनस बीटा। दैट मीन्स कि अगर आपने e to the power अल्फा t को कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा C1 e to the power बीटा t प्लस C2 e to the power माइनस बीटा t। तो दिस इज द सॉल्यूशन इन केस नंबर 1 ओवरडैम्प कैटेगरी, दैट इज द करंट इक्वेशन गिवन बाय दिस इक्वेशन, राइट? अब इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं अंडर डैम्प कैटेगरी क्या है, तो अंडर डैम्प में क्या होगा? कंडीशन रिवर्स है, r/2l होल स्क्वायर लेस देन 1/LC हो जाएगा। लेस देन 1/LC हो जाएगा तो इस केस में क्या हो जाएगा? बीटा इमेजिनरी हो जाएगा, राइट? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया बीटा बिकम्स इमेजिनरी, क्योंकि बीटा क्या है? बीटा इज अंडर रूट ऑफ r/2l होल स्क्वायर माइनस 1/LC, राइट? तो जैसे ही आपकी क्वांटिटी छोटी हो गई, अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी। दैट मींस आयोटा आपका आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ बीटा की वैल्यू, राइट? सो बीटा बिकम्स इमेजिनरी, और बीटा इमेजिनरी हो गया तो P1 P2 कैसे बनेंगे? अल्फा प्लस जे बीटा, अल्फा माइनस जे बीटा। दैट मींस दे आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फैक्टर्स। और जब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फैक्टर होते हैं, अब क्या बनेगा सॉल्यूशन? सो वी नो दैट IT इज इक्वल टू C1 e to the power P1t प्लस P2t। अब P1 P2 की वैल्यू क्या होगी? अल्फा प्लस जे बीटा, अल्फा माइनस जे बीटा। सो वही सेम चीज है, e to the power अल्फा t बाहर आ गया, बट अंदर क्या हो जाएगा? C1 e to the power जे बीटा t प्लस C2 e to the power माइनस जे बीटा t। अब ये टर्म मैंने यहाँ पे कॉस और साइन की टर्म में लिखी है। अगर आपको समझ में आ रही हो ये कैसे आई है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको ध्यान रखना होगा एक यूलर आइडेंटिटी होती है e to the power j थीटा, दैट इज रिटन एज cos थीटा प्लस j sin थीटा। इस यूलर आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो दोनों में जो cos थीटा वाला पार्ट है वो एड ऑन हो जाएगा, और दूसरा जो sin थीटा वाला पार्ट है वो एड ऑन हो जाएगा। अब जो कांस्टेंट बनेंगे, राइट, उन्हीं कांस्टेंट को यहाँ पे फिर से C1 और C2 लिख दिया गया, बिकॉज यहाँ पे मुझे कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता। तो अल्टीमेटली अंडर डैम्प कैटेगरी इज e to the power अल्फा t C1 cos of beta t plus C2 sin of beta t. This is the under damp category response current equation. And similarly, the last one is क्रिटिकली डैम्प। तो मैंने आपको बताया था r+2l होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। इस केस में क्या होगा? इस केस में हमारा बीटा 0 हो जाएगा। बीटा 0 का मतलब P1 और P2 की वैल्यू क्या रह जाएगी? दैट इज ओनली इक्वल टू अल्फा, दैट मींस रियल एंड इक्वल। तो जब हमारे फैक्टर्स रियल एंड इक्वल होते हैं उस केस में जो हम सॉल्यूशन लिखते हैं दैट इज C1 e to the power अल्फा t प्लस C2 t into e to the power अल्फा टी, राइट? ये यहाँ पे एक तरह से मैथ्स ही है। जब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं तो जब रूट फैक्टर सेम होते हैं, रिपीटेड होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होते हैं, तो उस केस में आप सॉल्यूशन क्या लिखते हैं? लगभग सेम वही चीज है। तो बेसिकली अब आपको याद रखना है, क्योंकि ये कंप्लीट डेरिवेशन है, क्रिटिकली डैम्प्ड है, अंडर डैम्प्ड है, ओवर डैम्प्ड है, या बेसिक इक्वेशन है, कहां तक आपको ड्राइव करने के लिए पूछा गया है। अभी तक अगर मैं पिछले 2 साल के पेपर की बात करूं तो ये कंप्लीट क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया है कि ड्राइव द रिस्पॉन्स ऑफ RLC, ट्रांजिट रिस्पॉन्स। उसके बाद अंडर द केस क्रिटिकली डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड और अंडर डैम्प्ड कैटेगरी में क्या आपकी करंट इक्वेशन कैलकुलेट हो रही है। सो थ्योरेटिकल प्रूफ डन हो चुका है। अब मैं आपको न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा इसी के ऊपर, RLC सर्किट के ऊपर, सेम इसी पैटर्न पे किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट? सो दिस इज एग्जांपल नंबर 1। सिंपली आपको एक नेटवर्क गिवन है, लिखा है ना सीरीज RLC सर्किट, देयर इज नो इनिशियल चार्ज, राइट, ऑन द कैपेसिटर। अब आपको क्वेश्चन में खुद ही गिवन है, और अगर नहीं भी गिवन है तो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि बिफोर स्विचिंग क्या होगा? स्विच ओपन। स्विच ओपन होगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ना तो इसके अक्रॉस कोई करंट जनरेट हुआ और ना इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज जनरेट हुई। दैट मींस देयर इज नो इनिशियल कंडीशन। अब
व्हेन द स्विच इज क्लोज एट t is equal to 0 डिटरमाइन द रिजल्टिंग करंट, यानी कि अब t is equal to 0 पर स्विच क्लोज हो जाएगा, सर्किट आपका ये बिहेव करने वाला है। तो सेम अगर मैं इसे लाप्लास में ही कन्वर्ट कर दूं तो ये हो गया 50/s, ये हमारा रहेगा 2, 1 हेनरी क्या हो जाएगा, दैट इज s इंटू l, यानी कि s इंटू 1, और c क्या होता है 1/sc, तो sc कितना है 0.5, तो ये एक तरह से हो जाएगा 2/s। तो अल्टीमेटली आपका पूरा नेटवर्क लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट हो गया। आई कैन अप्लाई द KVL नाउ कि 50/s माइनस r के क्रॉस कितना ड्रॉप हो गया 2 इंटू आई ऑफ एस, माइनस l के क्रॉस कितना हो गया s इंटू आई ऑफ एस, माइनस c के क्रॉस क्या हो गया 2/s इंटू आई ऑफ एस इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं सिंपली is की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं कि is की वैल्यू क्या हो जाएगी 50/s डिवाइड बाय यहां से is सारे कॉमन ले लीजिए, तो 2 प्लस s प्लस 2/s, जिसे फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50/s डिवाइड बाय यहाँ पे s एलसीएम लिया तो ये हो गया 2s प्लस s स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय s, s से s कट गया, यानी कि ये हमारा बच गया 50/s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। अब अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, मुझे तो अल्टीमेटली IT कैलकुलेट करना है, दैट मींस इनवर्स लाप्लास ऑफ दिस IS, और इनवर्स लाप्लास कैसे करता हूं, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब प्रूफ है तो वहां आपने मान लिया था P1 P2 स्टैंडर्ड फॉर्म जनरलाइज फॉर्म, बट यहां पे क्योंकि क्वेश्चन है सो वी हैव टू डू द पार्शियल फ्रैक्शन, वी हैव टू डू द इनवर्स। एंड इफ यू रिमेंबर द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेक्चर, वहां पे मैंने इस टाइप का आपको लाप्लास कराया था कि यहाँ पे बेसिकली s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 जब नीचे हमारा स्क्वायर फैक्टर बनता है तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, वी विल मेक इट एज कंप्लीट होल स्क्वायर। तो कंप्लीट होल स्क्वायर कैसे बनेगा, s स्क्वायर मेरे पास है 2s मेरे पास है, तो अगर मैं इसे कंप्लीट होल स्क्वायर में बदलूं तो 2s वाले टर्म का हाफ किया और कंप्लीट होल स्क्वायर बना दिया। तो ये कंप्लीट होल स्क्वायर को अगर मैं एक्सपैंड करूंगा तो मुझे s स्क्वायर की टर्म मिल जाएगी, इंटू 2ab होता है तो 2s मिल जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर मिलेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 1 स्क्वायर मिल रहा है, प्लस 1 तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस 2 है ना, तो एक तरह से यहाँ पे क्या बचा, यहाँ 1 और बचा। तो अगर इस नीचे वाले डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में लिख लिया जाए s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, तो दिस विल रिजल्ट इन दिस सेम क्वांटिटी। दैट मीन्स मेरा is क्या लिख सकते हैं, is लिख सकते हैं 50 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब ये एक तरह से अपने आप में स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर आपको याद आ रहा हो ये किसका इनवर्स लाप्लास है, जी हाँ ये sin t वाले फॉर्म का आएगा, क्योंकि sin t का लाप्लास हमने क्या पढ़ रखा है, sin t अगर आपके पास है तो ये हो जाएगा 1/s स्क्वायर प्लस 1। जनरली हम sin at पढ़ते हैं तो यहाँ पे a होता है और डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे उस a की जगह क्या है, यहाँ 1 है। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसका इनवर्स लाप्लास लिखूंगा i ऑफ t, तो दैट इज 50 इज अ कांस्टेंट टर्म e टू द पावर माइनस t, बिकॉज यहाँ पे s प्लस 1 है, s प्लस 1 के केस में क्या होता है आपका शिफ्टिंग लग गई e टू द पावर माइनस t और sin t, राइट। सो ये आपका अल्टीमेटली आंसर बनेगा। अब इस इनवर्स लाप्लास को ही सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले पूरा लाप्लास बताया है, इनवर्स लाप्लास बताया, सो दैट जब तक आपको वो नहीं होगा तब तक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व तो कर लेंगे बट लास्ट फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ इनवर्स लाप्लास। तो दैट्स व्हाई पूरी यूनिट कनेक्टेड है, लाप्लास अच्छे से पढ़िए तभी उसके बाद आपको ट्रांजिएंट रिस्पांस बहुत इजी लगेगा। तो ये हो गया एग्जांपल नंबर 1। एक और क्वेश्चन मैंने आपको ट्राई करने के लिए दिया है, ये आप अपने आप से भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। सो दिस इज एग्जांपल नंबर 2, और सिंपली आपके पास एक नेटवर्क गिवन है जिसमें वो लिखता है कि दिस सर्किट इन दिस सर्किट कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज टू वोल्टेज 1 वोल्ट। तो कैपेसिटर के अंदर इनिशियली वैल्यू गिवन है दैट इज 1 वोल्ट। नाउ फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर IT। सो सेम चीज अगर मैं कंडीशन कैलकुलेट करता तो स्विच ओपन होता, कोई इनिशियल करंट या इनिशियल वोल्टेज एग्जिस्ट नहीं करती, बट क्वेश्चन में खुद से गिवन है कि इनिशियल वोल्टेज इज एग्जिस्टिंग, सो दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग इट। अब कहां पे कैलकुलेशन होती है करंट एक्सप्रेशन की, आफ्टर स्विचिंग। तो जब आफ्टर स्विचिंग होगा स्विच आपका क्लोज हो गया तो दिस 2 ohm रिमेन्स एज इट इज, 1 हेनरी इट कैन बी रिटन एज s इंटू 1, हाफ फेरेड जिसको हम लाप्लास जोन में लिखेंगे 1/sc, यानी 1/s और c की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा 2/s, और ये 1 वोल्ट है, दिस विल कन्वर्ट इनटू 1/s। तो अल्टीमेटली सेम चीज है, जब आप इसमें केवल अप्लाई करेंगे वोल्टेज सोर्स से स्टार्ट कर दीजिए, सेम चीज 1/s माइनस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप क्या बनेगा 2 इंटू आई ऑफ एस, उसके बाद इंडक्टर है, इंडक्टर के क्रॉस ड्रॉप हो गया s इंटू आई ऑफ एस, उसके बाद कैपेसिटर है, कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप हो गया 2/s इंटू आई ऑफ एस फर्दर इक्वल टू 0। तो यहां से आई ऑफ एस को सॉल्व करा जाए तो आई एस वाले टर्म एक तरफ ले लेंगे, ये हो जाएगा 1/s डिवाइड बाय आई एस वाले टर्म एक तरफ आप लिखेंगे तो 2 प्लस s प्लस 2/s, जिसे अगर फर्दर एलसीएम लेके सॉल्व किया है तो ये हो जाएगा 1/s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1। अभी हमने यही सेम इनवर्स लाप्लास लास्ट क्वेश्चन में भी किया है, सो वही सेम यहाँ पे बन रहा है। इसको नीचे फिर से वही करेंगे s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, और उसके बाद आप इसका इनवर्स लाप्लास लिख सकते हैं दैट इज e टू द पावर माइनस t sin t।
राइट। सो यहाँ पे जब भी अगर सिंपल फैक्टर है s प्लस ए एस प्लस बी की फॉर्म है, सिंपल पार्शियल उसके हो सकते हैं a अपॉन एस प्लस ए प्लस बी अपॉन एस प्लस बी, बट जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्टर नहीं है, राइट, रियल फैक्टर नहीं है, तो उस केस में हम इस साइन और कॉस वाली टर्म का ही यूटिलाइजेशन करते हैं। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इन द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेक्चर। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है आप जा सकते हैं, अदरवाइज इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, राइट। सो विद दिस योर कंप्लीट यूनिट इज नाउ ओवर, जिसमें हमने दो पार्ट बेसिकली कवर किए हैं। वन इज योर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट, तो एक क्वेश्चन आपका हमेशा लाप्लास के ऊपर बनता है, चाहे वो कैलकुलेशन ऑफ लाप्लास आए, प्रॉपर्टी आए या फिर इनवर्स लाप्लास आए, राइट। और दूसरा क्वेश्चन इस ट्रांजिएंट के केस पे बनेगा, जो कि अब हर बार जो बनता आ रहा है वो आरएलसी सर्किट पे आ रहा है, बट दिस इज नॉट डेफिनेटली फिक्स्ड कि आपको हर बार आरएलसी सर्किट मिलेगा। माइट बी दिस टाइम आरएल और नेक्स्ट टाइम यू गेट आरसी और समथिंग लाइक दैट, यू विल गेट आरएलसी अलोन, राइट। सो एक क्वेश्चन लाप्लास, एक क्वेश्चन ट्रांजिएंट पार्ट, दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट हैं। ट्रांजिएंट को हमेशा कवर अप कीजिए लाप्लास के बाद, और फिर मैं यहाँ पे कहूंगा लाप्लास को गलती से भी स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज लाप्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट यूनिट ऑल्सो एंड फॉर द अपर नेक्स्ट यूनिट ऑल्सो, right? So with this your unit number 4 is now completed. From the next lecture I will start unit number 5, जिसमें कि मेनली हम बात करेंगे नेटवर्क फंक्शंस के ऊपर। टू पोर्ट नेटवर्क वहां का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें फिर से लाप्लास की जरूरत पड़ेगी। सो इसलिए कीप प्रैक्टिसिंग, बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।